हेलो बच्चों, मैं ऋषि पांडे आपका स्वागत करता हूं ब्रह्मास्त्र लर्निंग पॉइंट में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, चैप्टर 1 हम पहले ही कर चुके हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चों, आज हम इसको भी उसी की तरह वन शॉट रखने वाले हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, जाके देख लीजिए, आपको नीचे लिंक मिल जाएगी। तो बच्चों, आज हम जानते हैं, सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले समझते हैं प्रिंसिपल्स होते क्या है। प्रिंसिपल्स वो बुनियादी सच, वो बुनियादी सिद्धांत होते हैं जो हमको बताते हैं किसी काम को करने का सही तरीका और कोई चीज काम कैसे करती है। ठीक है। तो बच्चों, प्रिंसिपल्स क्या हैं? प्रिंसिपल्स आर फाउंडेशन, यानी बुनियादी सच हैं। ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा भी है, फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर ऑफ अ चेन ऑफ रीजनिंग। ये फाउंडेशन है, हमको बताते हैं वो चीज काम कैसे करती है और काम को करने का सही तरीका क्या होता है। आप प्रिंसिपल, आप थोड़ा इसकी मीनिंग भी देखते हैं। प्रिंसिपल एक स्टेटमेंट है जो प्रोवाइड करती है गाइड टू थॉट एंड एक्शन। उनको प्रोवाइड करती है गाइडलाइंस, हम सोचे उसके बारे में कैसे और वो काम कैसे करती है, उसके रिलेटेड हम एक्शन कैसे लें। बस इतना ही है प्रिंसिपल। अब हम समझते हैं प्रिंसिपल, प्रबंध के सिद्धांत, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जिन्हें कहा जाता है। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना। तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड फंडामेंटल ट्रूथ, ब्रॉड एंड फंडामेंटल, ब्रॉड एंड फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड फंडामेंटल ट्रूथ, मतलब ये बहुत बड़े होते हैं और फंडामेंटल बुनियादी सच होते हैं जो स्टैब्लिश करते हैं रिलेशन, किसकी रिलेशन? कोज एंड देयर इफेक्ट के बीच में। ये रिलेशन स्थापित करते हैं कॉज एंड इफेक्ट के बीच में। तो बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं। ये प्रिंसिपल सर्व करते हैं गाइडलाइन की तरह फॉर मैनेजर डिसीजन मेकिंग एंड देयर कोर्स ऑफ एक्शन। किसके लिए गाइडलाइन जारी करते हैं? मैनेजर के लिए, जो मैनेजिंग करने वाला है, मैनेजमेंट करने वाला है, उसके लिए। उसमें वो क्या हेल्प करते हैं कि डिसीजन कैसे लें, इस चीज से रिलेटेड डिसीजन कैसे लें, यही हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। इट इज अ थॉट, इट्स इज थ्रू प्रिंसिपल्स दैट मैनेजमेंट प्रिडिक्ट द रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन। प्रिडिक्ट करता है रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन, मतलब इसी के द्वारा, इन्हीं प्रिंसिपल के द्वारा, इन्हीं प्रिंसिपल के बेस्ड पर जो मैनेजर होता है वो प्रिडिक्ट कर सकता है फ्यूचर, बिजनेस का फ्यूचर क्या रहने वाला है, क्या दिक्कतें आने वाली है और मैं उससे कैसे बचूंगा। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट, मतलब इसमें बता रहा है कि जो प्रिंसिपल, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं वो रिजिड नहीं है, रिगिड नहीं है। रिगिड मीन्स होता है रूढ़वादी, जो फिक्स होते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फिक्स नहीं होते, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इसको अपने अकॉर्डिंग बदला जा सकता है। इसमें आगे बताया भी है कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस जैसे रिगिड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज H2O इन इंडिया कॉल्ड वाटर, देन इन अमेरिका देर ऑल्सो H2O कॉल्ड वाटर। पानी को H2O ही कहेंगे, इंडिया के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी। ठीक है। अब वो सिद्धांत नहीं, बस मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया। पर और मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स क्या, एक इसमें कॉज एंड इफेक्ट और कंटीजेंट, दो वजहों से हर जगह की मार्केट अलग अलग होती है। तो इसलिए कोई प्रिंसिपल तुम्हारे लिए उपयोगी है वो दूसरे के लिए उपयोगी होगा, ये कंफर्म नहीं है। इसीलिए ये फ्लेक्सिबल होते हैं, रूढ़वादी, मतलब अमेरिका के अंदर वाटर हो सकता है, हमारे यहाँ तेजाब भी हो सकता है, H2O का मतलब। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है, हर आदमी इसको अपनी तरीके से देख सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहला, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये दुनिया भर में हर जगह एक जैसा, एक ही जैसा यूज होते हैं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं। इसका मतलब है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दुनिया में हर जगह यूज किए जाते हैं, एक जैसे नहीं, अलग अलग पर यूज किए जा सकते हैं। ये हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं, हर तरह की बिजनेस या फिर नॉन बिजनेस के अंदर भी यूज होते हैं, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा। बच्चों, यहां से लेके यहां तक अगर आपने पढ़ा हो तो इसमें एक चीज झलक रही होगी, परवेसिव, है ना? हाँ, बस वो परवेसिव थोड़ा रिलेट करता है ये। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, ये हर जगह यूज हो सकते हैं, सेम नहीं, अलग अलग, फ्लेक्सिबल होगी। आगे बढ़ते हैं। ये जनरल गाइडलाइन होते हैं, दे आर जनरल गाइडलाइन। ये जनरल यानी बेसिक तौर की गाइडलाइंस है जिनका यूज करके हम डिसीजन ले सकते हैं। और लेकिन एक चीज याद रखना कि ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं बना के देते।
हाँ, ये गाइडलाइंस है इनके। फॉर एग्जांपल जैसे गाइड होता है, आप किसी म्यूजियम में गए हो, कहीं घूमने गए, तो गाइड बताता है यहाँ यहाँ क्या होता है, वो तुमको बताएगा ये चीज कैसे काम करती है। ठीक है, तो वही यही काम करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी सेम काम करते हैं, ये बताता है ये चीज काम कैसे करती थी या फिर काम कैसे करती है, उससे रिलेटेड डिसीजन आपको ही लेना है। कोई दिक्कत आप आ गई आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये सिर्फ बता सकता है ये वाला प्रिंसिपल काम क्या करता है, उसको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे उपयोग करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। सॉल्यूशन नहीं है ये सॉल्यूशन नहीं है, जस्ट आपको ये प्रिंसिपल्स हैं, ये काम कैसे करता है ये बता रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है ये बताया जा रहा है आपको, सॉल्यूशन नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी गाइड है, आप म्यूजियम में गए हो तो वहां पर फॉर एग्जाम्पल रथ होगा। ठीक है, अब रथ वो ऐसे बता देगा कि रथ काम कैसे करता है। जैसे मान लो रथ है मेरा, बग्गी, जिसको घोड़े चलाते हैं, हॉर्सेस। मैं घोड़ा नहीं बना पाऊंगा तो ये लिख दे रहा हूँ, समझ लेना। ठीक है, हॉर्सेस चलाते हैं। ठीक है, रथ को। तो आपको जो गाइड है, ये है मेरा गाइड, इसका नाम है मिस्टर गाइड। तो जो मिस्टर गाइड है वो आपको बताएंगे रथ काम कैसे करता है, हाउ इट्स वर्क। जो भी मैंने बताया बेसिक फंडामेंटल तौर पे काम करते हैं, ये काम कैसे करता है आपको बताएगा। जनरल गाइडलाइन है, सबको पता, जनरल जनरल बेसिक तौर पे सबको पता है रथ में कैसे काम करता है। अब वर्सेस आपने सोचा, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बच्चों के लिए, जैसे एक रेलगाड़ी शॉपिंग मॉल में चलती नहीं है बच्चों के लिए, आप बच्चों के लिए टॉय रथ लगाओगे, जिसको आदमी खींचेगा। ठीक है, घोड़े नहीं ला सकते। हाँ, अब एप्लीकेबल, आप एप्लीकेबल मतलब इस सॉल्यूशन, अब आदमी तो घोड़ा तो नहीं आप ले आ सकते अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इस दिक्कत को दूर कौन, आपको गाइड नहीं बताने आएगा क्या करो क्या नहीं करो, क्योंकि उसे बताया ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। डिसीजन इससे रिलेटेड तुमको खुद लेना है, जो दिक्कत है उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग तुमको खुद करनी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इंसान लगा दिया, क्योंकि काम दोनों ही जैसा करेंगे, इसको थोड़ा कम पावर मिलेगी। ठीक है, जस्ट सिंपल, तुम कुछ भी लगा लो। मैं बस बताना चाहता था कि गाइडलाइंस बताएंगी हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है, पर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, उससे रिलेटेड डिसीजन तुम खुद ही लोगे। आगे बढ़ते हैं। ये फाउंड बाय प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन, ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही बनते हैं, प्रैक्टिस कर करके, एक्सपेरिमेंट कर करके ही इनको डेवलप किया जाता है। बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, कि ये डेवलप्ड होते हैं आफ्टर थ्रू रिसर्च। जो प्रिंसिपल्स है, अभी मैंने सिद्धांत, सिद्धांत की बुनियादी तौर पे एक चीज बात होती है कि प्रिंसिपल्स को बनाया जाता है बहुत सारे रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट कर कर। H2O पानी ही है, इसके लिए उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। फॉर एग्जांपल नाप भी सकते हो तुम पानी, पानी के लिए तुम क्या, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चों तुमने पढ़ा है एसिड एंड बेसिक चैप्टर करके था 9th या 10th में, उसके अंदर आप लिटमस पेपर का यूज करके बता सकते हो ये एसिड है या वो क्या है। ठीक है, वैसे ही तो वो क्या है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जस्ट तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहां पे, लिटमस पेपर डाल रहे हो, तो तुम बता सकते हो, एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही तुम बता सकते हो ये चीज क्या है क्या नहीं है। वो बना है, वो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट कर करके ही निकाला गया कि लिटमस पेपर हाँ शो कर रहा है, तो एक्सपेरिमेंट था, किसी ने किया होगा, उसने हमको बता दिया। तो वैसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही बने हैं। ठीक है, इनको डेवलप किया जाता है थ्रू रिसर्च के द्वारा और एक्सपीरियंस के द्वारा, मैनेजर के द्वारा। कई बार एक चीज बताता हूँ बच्चों, आई थिंक जो तुमको स्कूल में आमतौर पे नहीं मिलेगा क्या, कि मैं तुमको बताऊंगा कि बहुत सारे मैनेजर्स डिसीजन तो ले लेंगे, डिसीजन ले लेंगे और वो काम भी कर जाएगा, पर उनको नहीं पता होगा कि ये ऑलरेडी किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। उसको नहीं पता होगा, वो अननोविंगली वो खोज लेगा और वो चलता चला जाएगा। बस यही मैं बताना चाह रहा था कि जो मैनेजर होगा, कोई प्रॉब्लम आई तो उसने कोई एक यूनिक सा डिसीजन लिया। ठीक है, उसने कोई काम किया और उसको नहीं पता था ये पहले से ही किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, उसने डिसीजन, हाँ, कि
अब उसने मैंने यहाँ पर आदमी लगा दिया था, ठीक है। अभी प्रिंसिपल क्या था, घोड़ा गाड़ी कैसे काम करती है ना, घोड़ा गाड़ी मैंने अपने यहाँ यूनिक्स लाया, पर ये किस पे बेस्ड करता है, घोड़ा गाड़ी पे, रथ पे, यू बेस्ड वहीं पर करता है। तो मुझे नहीं पता था, पर मैंने ले आया। वैसे ही मैनेजर है, डिसीजन लेगा और वो काम भी करेगा, पर जो डिसीजन उसने लिया है वो काम भी करेगा, हमको प्रॉफिट भी कमा के देगा, पर मुझे नहीं पता होगा कि ऑलरेडी किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा। तो इसीलिए ये रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड रहते हैं। तो बच्चों आगे बढ़े। अभी मैंने बताया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज फ्लेक्सिबल, नॉट रिगिड एज प्रिंसिपल ऑफ साइंस, कि प्रिंसिपल ऑफ साइंस की तरह ये रिगिड रूढ़वादी नहीं है, इनको बदला जा सकता है, क्योंकि बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज डायनामिक, हर जगह की मार्केट अलग अलग है और बिजनेस और एनवायरमेंट डायनामिक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो तुम आज कोई प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, उसको तुम कल से फॉलो नहीं करोगे, तुम कुछ और लगा लोगे वहां पे। बस यही था फ्लेक्सिबल, की फ्लेक्सिबल है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को तुम अपने अनुसार चेंज कर सकते हो समय समय। मेनली बिहेवियरेबल है, क्योंकि प्रिंसिपल जो है एम करते हैं इन्फ्लुएंस, एम करते हैं क्या, इन्फ्लुएंस करने का, किसको, ह्यूमन बिहेवियर को, इसीलिए बिहेवियर को। भैया कहना क्या चाहते हो, देखो बहुत इजी बताऊं। अभी मैंने बताया था मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट एक क्रिया है दूसरों से काम करवाने की। अब मैं दूसरों से काम करवाऊंगा, तो मैं ऐसे प्रिंसिपल्स ढूंढूंगा जो दूसरों से काम कराने में, इन सिंपल वर्ड, जब मैनेजमेंट करूंगा, मैनेजमेंट क्या है, दूसरों से काम करवाने की क्रिया है। अब उसके प्रिंसिपल्स भी तो दूसरों से ही काम करवाएंगे, उसके प्रिंसिपल्स भी दूसरों से ही काम करवाएंगे। इसीलिए ये मेनली बिहेवियरेबल होते हैं, क्योंकि ये बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं। किसके बिहेवियर पे, ह्यूमन बिहेवियर पे। और क्यों, क्योंकि मुझे उनसे कोई काम कराना है। क्यों, क्योंकि मुझे उनसे कुछ काम कराना है, मुझे काम करवाना है, बस यही समझ। आगे बढ़ते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बच्चों ये अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। दे आर डिजाइन टू स्टैब्लिश आर रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। कॉज का मतलब है कारण, इफेक्ट का मतलब होता है उसका असर क्या हुआ। मीनिंग इफ अ पार्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन अ सिचुएशन, मैनेजमेंट कैन प्रिडिक्ट द लाइकली आउटकम। कारण क्या है, मतलब तूने तुमने प्रिंसिपल कौन सा लगाया, तो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं उसका फ्यूचर क्या रहने वाला है, कि उससे आउटकम क्या रहने वाला है। जैसे कि एक इसको ना तुम साइंस वाले से समझ लो, बहुत इजी रहेगा तुमको। नीचे चलते हुए जगह खाली, जगह खाली नहीं, खाली जगह तो नहीं है, यहीं ऊपर इतने में देख लो, इतने में देख लो तुम, ग्रीन है ना, तो ग्रीन समझ जाना होगा, ठीक है। इतने में समझ लो क्या, कि कॉज का मतलब होता है कारण, कि तुमने वो प्रिंसिपल क्यों यूज किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिटमस पेपर का यूज किया, ठीक है, बस समझो। लिटमस पेपर का यूज किया, मैंने डाला एसिड के अंदर, कौन सा, ब्लू, ब्लू लिटमस पेपर। बच्चों मेरे को इतना नॉलेज नहीं है ये ब्लू और रेड लिटमस का। अब मैं एसिड में डालूंगा, तो मुझे पता है अगर ब्लू है तो वो रेड हो जाएगा। बच्चों मैं कंफर्म नहीं, बस चेक कर लेना, मुझे इतना नहीं आता। लिटमस पेपर मुझे, क्योंकि मैं प्रिंसिपल फॉलो कर रहा हूँ, लिटमस पेपर में अगर मैं ब्लू लिटमस पेपर में अगर मैं एसिड डालूंगा तो वो रेड हो जाएगा, ये पहले से डिफाइंड है, ये पहले से ही पता है मुझे। कारण क्या था, कारण रहा प्रिंसिपल, और उसका असर क्या हुआ, रेड, मुझे पता था। तो वही ये बता रहा है कि प्रिंसिपल जो तुमने चूज किया है, जो तुमने प्रिंसिपल चूज किया है, हाँ, जो तुमने प्रिंसिपल चूज किया है उसका क्या आउटकम रहेगा तुम पहले से ही गेस कर सकते हो। ब्लू लिटमस पेपर को मैं एसिड में डालूंगा तो मैं उसको गेस कर सकता हूँ, हाँ रेड ही रहेगा, वो येलो तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रिंसिपल यही कहता है। बस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, बस इतना ही था, इसमें ज्यादा डूबना नहीं। अगला आता है कॉन्टिजेंट। कॉन्टिजेंट कहता है एप्लीकेबिलिटीज की डिपेंड करती है सिचुएशन पे, कि तुमने कौन से सिचुएशन में यूज किया है। अब बच्चों कंटीजेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान दो। कंटीजेंट वाले को मैं अगले यहाँ पर समझाता हूँ। कंटीजेंट वाले को, कंटीजेंट वही डायनेमिक वाला चीज बताएगा, ठीक है। कंटीजेंट कहता है कि एक प्रिंसिपल, ये के है, एक प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता। अगर सेम हो तो उसमें चेंजेस लानी पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम्पल बच्चों, एक होता है फेयर वेजेस सिस्टम, फेयर वेजेस सिस्टम, ये क्या है, फेयर वेजेस सिस्टम का मतलब होता है कि मैं उतनी ही पगार दूंगा जितना वो काम करेंगे, है ना, फेयर वेजेस सिस्टम।
अब बच्चों इसको निकालने का सबका अलग अलग ढंग हो सकता है। कैसे? हर कंपनी के लिए फेयर वेज क्या है वो अलग अलग डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आईटी कंपनी है, वहां पर वो वेजेस ज्यादा देंगे। एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां पर वेजेस कम होंगे, सेम नहीं हो सकते, क्योंकि उनको नापने का सबका पैरामीटर अलग अलग होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेयर वेजेस अलग अलग है, क्या वो पे कर सकते हैं, क्या उनके अंडर में होता है। आईटी में वेजेस ज्यादा हैं और कंस्ट्रक्शन साइट पे कम होती हैं। ठीक है, तो ये ऐसा मैं बताता, इसी यही कह रहा है कंटीजेंट में जो प्रिंसिपल्स होते हैं हर जगह अप्लाई नहीं हो सकते, अगर सेम हो तो। वही बता रहा है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी मतलब प्रिंसिपल्स को यूज करना डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन सिचुएशन क्या है, कि मैं आईटी वाले के अंदर हूं या फिर मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे हूँ। अगर मैं आईटी वाले पे हूँ तो ऐसा कोई प्रिंसिपल यूज होगा जिससे मेरे को वेजेस ज्यादा मिलेंगी, और अगर मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे हूँ तो मुझे मेरे पर कोई ऐसा प्रिंसिपल लगेगा जिसकी वजह से मुझे कम मिलेगा। बस वही बताया जा रहा है यहाँ पे आपको। कंटीजेंट सिंपल बस इतना कहता है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी, इसका यूज डिपेंड करता है आप कहाँ से, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, अगला आता है सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान से समझो, सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। अंडरस्टैंड करना और अप्लाई करना इन प्रिंसिपल को क्रूसियल, क्यों क्रूसियल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला, ये मैनेजर की हेल्प करता है, किस चीज में हेल्प करता है, कि सीखो कहां से, पास्ट की गलतियों से, और अंडरस्टैंड करो रियल वर्ल्ड के बिजनेस सिचुएशन पे, ताकि तुम और अच्छे से इसका यूज कर सको। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, अपने पास से गलतियां सीखो कि गलती क्यों हुई थी, और रियल वर्ल्ड में अभी क्या चल रहा है, अपना ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट क्या कह रहा है, और मैं अब कैसे उसको ठीक कर सकता हूँ, रियल बिजनेस में ये चीजें काम भी करेंगी या नहीं जो मैंने सोचा है। बस वही कि ये हेल्प करता है प्रिंसिपल जो है, क्योंकि जनरल गाइडलाइंस है, जनरल गाइडलाइन ये बताती है कोई चीज काम कैसे करती है ना। तो ये हेल्प करती है मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में, इन सिंपल बस। अगला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि ये चाहते हैं कि ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज दोनों का इफिशियंटली यूज हो बिना किसी वेस्टेज के। बस प्रिंसिपल्स का अगर तुम यूज करो, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, वो फंडामेंटल ट्रूथ जो तुमको बताता है काम को करने का सही ढंग, काम को करने का सही ढंग, और वो कोई चीज काम कैसे करती है। बस काम को करने का सही ढंग। अब मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे पास सही ढंग है काम को करने का, तुम कोई चीज सही ढंग से करे तो सिंपल बात है तुम्हारा कोई वेस्टेज नहीं होगी, तुम्हारे पास अच्छे से रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा। बस यही है। अगला बढ़ते हैं साइंटिफिक डिसीजन की तरफ। ये बताता है कि प्रमोट करता है थॉटफुल लॉजिकल ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग रादर देन अ ब्लाइंड गेस वर्क। साइंटिफिक डिसीजन ये कहता है कि मैं, प्रिंसिपल्स कहते हैं कि मैं कोई भी चीज लूंगा, कोई भी चीज डिसीजन उसको ही अलाउ करूंगा जो प्रॉपरली साइंटिफिक डिसीजन हो, मतलब जिनको अच्छे से सोचा गया हो, जिनके बारे में एक्सपेरिमेंट हुआ हो, जिनको एक बार नाप लिया गया हो कि हाँ ये गलती नहीं करेंगे। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनके अंदर थॉटफुल लॉजिकल और ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है बस। क्योंकि इसके अंदर हम जो भी डिसीजन लेते हैं बहुत सोच विचार के लेते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। आप सम प्रिंसिपल्स हैं, अगर मैं उसको सही ढंग से उपयोग कर रहा हूं, अगर मुझे पता है कोई चीज काम कैसे करती है, तो मैं उसके अंदर चेंजेस ला सकता हूँ समय के अनुसार। है ना, समझ रहे हो मेरी बात, उसके अंदर मैं चेंजेस ला सकता हूँ समय के अनुसार। बस वही बता रहा है कि ये मैच को ट्रेन करते हैं ताकि इंप्लीमेंट कर सके चेंजेस को इफेक्टिवली टू सर्वाइव इन अ डायनामिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस का एनवायरनमेंट डायनामिक है, हर समय कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तुम्हें भी पता है। तो ये ट्रेनर्स मतलब ट्रेन करता है मैनेजर को ताकि इंप्लीमेंट हो सके जो डायनेमिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर चेंजेस। आप देखूंगा बहुत अच्छे से समझाऊंगा इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला, सबसे पहले अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मैनेजर को यूजफुल इंसाइट देते हैं रियलिटी के अंदर। दूसरा, अगर मैं इसको सही ढंग से फॉलो कर रहा हूं तो मेरे को अच्छे से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, मैं वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं करूंगा। थर्ड, थर्ड इज साइंटिफिक डिसीजन, दे आर साइंटिफिक, दीज आर साइंटिफिक डिसीजन।
कि ये प्रॉपरली सोचे विचारे हुए प्रिंसिपल्स हैं। इन प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये अच्छे से मैंने सोचा विचारा है इन डिसीजन के बारे में, यानी काम करेंगे। नेक्स्ट, अगर ये अच्छे से मैंने सोचा विचारा है तो अगर आगे कोई चेंजेस आएंगे तो मैं इसके अंदर चेंज भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। आगे बढ़ते हैं। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये फुलफिल करते हैं। क्यों? क्योंकि गाइड करते हैं बिजनेस को कि सिर्फ अपना मत सोचो, नॉट टू अर्न प्रॉफिट, ना मत सोचो, पर केयर करो किसी सोसाइटी के इंटरेस्ट के साथ साथ। बस। अगला है मैनेजर ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। बच्चों ये सिंपल है, सेम फुलफिलिंग। अब यहाँ पे पर्सनल लिख देना, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करता है। कैसे? दिस प्रिंसिपल एज द कोर फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द फ्यूचर रिसर्च। अब ये कहता है कि आप जो आपके अंदर काम कर रहे हैं उनका भी डेवलपमेंट करो, उनको भी ट्रेनिंग दो, उनको भी रिसर्च दो, तो ये प्रिंसिपल्स उनकी भी हेल्प करती है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना पेपर में नहीं आता। जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो है ये टेलर, हेनरी फ्योल, और इनकी टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स, और डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और डिफरेंस बिटवीन हेनरी फ्योल एंड एफ डब्ल्यू टेलर। बस उससे ज्यादा कुछ पेपर में नहीं है। तो बच्चा बच्चों चलो शुरू करते हैं टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो एफ डब्ल्यू टेलर करके एक आदमी हुए हैं जिनको कहा जाता है पिता किसका? साइंटिफिक मैनेजमेंट का। ये पहले थे जिन्होंने मैनेजमेंट मैनेजिंग मैनेजमेंट को साइंस की नजर से देखा, साइंस की नजर से देखा। इन्होंने साइंटिफिक मेथड का यूज किया सॉल्व करने में मैनेजमेंट की प्रॉब्लम की। बस इतना ही लिखना, ज्यादा नहीं। अगला डेफिनेशन कहता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट हम यहाँ देख रहे हैं, पर ये मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है? ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पे इसको रेड करके। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट आर्ट है किसी चीज को एग्जैक्टली exactly जानने की। व्हाट यू वांट, कि तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें क्या चाहिए। मेरे को गलती, हाँ, व्हाट यू वांट योर मैन टू डू एंड देन सीइंग दे डू इट इन द बेस्ट चीपेस्ट वे। बस ज्यादा ही बड़ा कर देते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट एक आर्ट है, कला है, कि जानो, कि तुम जानने में हेल्प करता है कि तुम अपने आदमी से करवाना क्या क्या चाहते हो। अभी हमने पढ़ा मैनेजमेंट एक क्रिया है दूसरों से काम करवाने की, तो तुम करवाना क्या चाहते हो, और चेक करते रहो, और हेल्प करता है नजर रखने में कि वो बेस्ट तरीके से करें, इफेक्टिव समय पे, चीपेस्ट इफिशियंट तरीके से। यहाँ पर इफेक्टिव इफिशियंट आ गया। अब प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एफ डब्ल्यू टेलर ने कुछ प्रिंसिपल दिए हैं, 4 प्रिंसिपल दिए थे, वो हम पढ़ते कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहला उनका आता है साइंटिफिक साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब होता है अंगूठा छाप होना। ठीक है, मैं हर जगह साइंस का यूज करूंगा, अंगूठा छाप यानी हिट एंड ट्राई मेथड यूज नहीं करूंगा। मैं किसी मुसीबत में फंस गया, चलो मैं ये ट्राई कर लेता हूँ, शायद बच जाऊं, तो ये शायद वाली चीज नहीं होनी चाहिए। साइंटिफिक अच्छे से सोचो विचारो और उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लो, यही कहता है ये प्रिंसिपल कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। हाँ, मैं अंगूठा छाप नहीं बनूंगा, मैं प्रॉपरली हर टास्क, ये दिखी नहीं रहा। हम्म, ये भी नहीं दिख रहा। हाँ, कि every single task performed on an organization should be based on careful scientific study। अच्छे से सोचा विचारा हो, बस ज्यादा नहीं समझा, कोई पढ़ लेना। एग्जैक्ट वर्ड तुम्हारे अगर लिख के आओगे ना, जो मैंने लिखवा रखा है इधर, ये सब बहुत हेल्पफुल होंगे तुम्हारे लिए। ठीक है, मैंने बता दिया। साइंस नोट रूल ऑफ थंब, अच्छे से सोचा विचारा डिसीजन ही लोगे। हिट एंड ट्राई मेथड यूज नहीं करोगे, चलो ये भी कर लेता हूँ, चलो वो भी कर लेता हूँ, शायद शायद वाला चीज नहीं, मैं 100% या फिर 70% बचूंगा ही। ठीक है, ऐसे कर। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है? हार्मनी मीन्स होता है, हार्मनी कैसे बताऊं, जैसे प्यार मोहब्बत, मतलब साथ में रहना, लड़ाई झगड़ा ना करना, यही होता है हार्मनी। ठीक है, सहमति के साथ जीना। दिस शुड बी एटमॉस्फेयर, मतलब कंप्लीट एटमॉस्फेयर होना चाहिए किसका? हार्मनी का। किसके बीच में? मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, बस, ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स मिल सके। टेलर कहते हैं मेटल रिवोल्यूशन अ कंप्लीट चेंज इन, देखो ये कहते हैं कि एक कंप्लीट माइंडसेट, यानी मेंटल, अभी मैं पढ़ाऊंगा मेंटल रिवोल्यूशन भी पढ़ाऊंगा। एक कंप्लीट चेंज आना चाहिए किसके अंदर? माइंडसेट के अंदर। किसके माइंडसेट? मैनेजर और वर्कर के अंदर। वर्कर के माइंडसेट के अंदर चेंज आना चाहिए,
कि मैनेजर कभी भी वर्कर को ना दबाए, उसकी बात सुने और वर्कर भी प्रॉफिट के लिए बार बार धरने पे ना जाए, वो भी ऑर्गेनाइजेशन को समझे, बस प्यार मोहब्बत से लड़े, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें, बस यही वाला ये कहता है। अगला आता है हमारा कुपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कुपरेशन मतलब होता है साथ में मिलकर, नॉट इंडिविजुअलिज्म मतलब एक, इसका मतलब क्या है, सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहेगी, किसी एक के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली जाएगी, सब साथ में ही काम करेंगे, ये है हम साथ साथ। वैसे हम साथ साथ हैं ये भी है, बस इसी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है थ्री वाला। देखो यहाँ पर लिखा भी एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी प्रिंसिपल, मैनेजमेंट शुड वेलकम रिवॉर्ड कंस्ट्रक्टिव सजेशन ऑफ द वर्कर, एनी रिटर्न वर्कर वुड अवॉइड टू स्ट्राइक। मतलब कह रहा है कि कोऑपरेशन हम साथ साथ चलेंगे। अब ये कह रहा है कि ये एक्सटेंशन है हार्मनी, हार्मनी और नॉट हार्मनी प्रिंसिपल का ही एक्सटेंशन है। ये कहता है मैनेजमेंट को सुननी चाहिए, किसकी सुननी चाहिए, वर्कर्स की, कि वो उनको दिक्कत क्या है और वो कोई सजेशन दे रहे हैं तो सजेशन को लेना चाहिए। नेक्स्ट वो हो गया हमारा। अगला है अब उनका क्या फर्ज बनता है, नीचे वर्कर्स का, वर्कर्स का ये फर्ज बनता है कि वो लोग स्ट्राइक्स ना जाएं सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए। तो ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारा काम करने की, एक की नहीं, वर्कर ही सिर्फ काम नहीं करेगा, मैनेजर को भी उसकी बात सुननी है। ठीक है, तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखो, बहुत मस्ट शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें। अगला, ये बच्चों बहुत ही सबसे इजी ये वाला है, तो याद करने की बताओ। सबसे पहला डिसीजन मेकिंग, सबसे पहला डिसीजन मेकिंग, इसके डिसीजन साइंस पे बेस्ड होंगे, अच्छे से सोचा समझा, हिट एंड ट्राई यूज नहीं करूंगा। नेक्स्ट इज हार्मनी, प्यार मोहब्बत से रहना, कोऑपरेशन, हम साथ साथ हैं। नेक्स्ट डेवलपमेंट, अब डेवलप कर दो हर एक व्यक्ति को, उसकी ग्रेटेस्ट जहां तक उसको डेवलप किया जा सकता है, उसकी प्रोस्पेरिटी जहां तक उसकी खुशी है। ठीक है, वर्कर को साइंटिफिकली चूज करना चाहिए कि वो काम कर सकता है कि नहीं, और उसको साइंटिफिक वे असाइन करने चाहिए, इस को करने का सही ढंग ये है, और उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए उस काम को और अच्छे तरीके से करने की, बस यही। उसको ट्रेनिंग दो और अच्छे से डेवलप करो जहां तक उसे डेवलप किया जा सकता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे टेक्निक्स। टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल से भी ज्यादा पेपर में कुछ पूछा जाता है तो वो है टेक्निक। आओ पढ़ते हैं। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कहती हैं, सबसे पहली टेक्निक है, इसको भी डब्ल्यू टेलर ने ही दे रखा है। सबसे पहला है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप, फंक्शन मतलब होता है बांटो, कर्मों के अनुसार, फंक्शन के अनुसार, फॉर्मेनशिप, और उस पर जॉब रख दो। किसी ऑर्गेनाइजेशन में मेनली दो जॉब होती है। पहला सोचो कि वर्कर को, मतलब टॉप लेवल वाले सोचते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को हम आगे देखना कहाँ चाहते हैं और वर्कर्स काम क्या करेंगे। तो वही फंक्शन फॉर्मेनशिप कहता है कि बांट दो ऑर्गेनाइजेशन को दो भागों में, एक प्लानिंग का डिपार्टमेंट, एक उसको एग्जीक्यूट करने का डिपार्टमेंट, और उसके अंदर भी उन्होंने चार चार नौकरियां बनाई। तो इसको अच्छे से पढ़ना। ये टेक्निक है जो स्ट्रिक्टली सेपरेट कर देती है प्लानिंग को एग्जीक्यूशन से। प्लानिंग अलग है और एग्जीक्यूशन उसका यूज अलग है। सेपरेशन, सेपरेशन इज डिवाइडेड अमंग 8 स्पेशलाइज्ड फॉरमैन, मतलब 8 स्पेशलाइज्ड ड्यूटीज में, 8 स्पेशलाइज्ड नौकरी में डिवाइड कर दिया गया है इसे। दिस इज डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, अक्सर फॉर्मेशन इतना ही था, इस पर और डीपली पढ़ेंगे। रुको, आप समझो फंक्शन फॉर्मेशन की, हाँ मैं समझता हूँ अच्छे से कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, फंक्शन फॉर्मेशिप। ठीक है, फंक्शन फॉर्मेशिप हो गया। फंक्शन फॉर्मेशिप होता है, अरे यार ये क्या हो रहा है, अच्छा तीन बार। फंक्शन फॉर्मेशिप होता है किसी काम को दो भागों में बांट दो, कितने भागों में, दो भागों में। किसी काम को नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर दो भागों में बांटा जाता है, एक प्लानिंग, एक एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन की स्पेलिंग गलत है, CUN, एग्जीक्यूशन में। ठीक है, दो भागों में बांट दो, एक प्लानिंग में और एग्जीक्यूशन। प्लानिंग में आगे चल के चार नौकरियां बना दो, और एग्जीक्यूशन में भी चार नौकरियां बना दो, चार मेन काम बना दो। इसके अंदर सबसे पहला आता है रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क,
और डिसिप्लिनेरियन। ठीक है। अब इसके अंदर भी चार आते हैं, जैसे हमने पढ़ा, इसमें आता है गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, और लास्ट हमारे पास आता है रिपेयर, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, और लास्ट में हमारे पास आता है, चल चल ठीक है, चल रहा है। हाँ चलिए सर। और लास्ट आता है मतलब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो इंस्पेक्ट करेगा। अब अच्छे समझो, फंक्शनल फॉर्मेटशिप के अंदर बताया जा रहा है फंक्शन यानी काम के अनुसार दो ऑर्गेनाइजेशन को बांट दो, फॉर्मेट कर दो, में नौकरियां रख दो। तो हम समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो ही मेन काम होते हैं, एक सोचता है टॉप लेवल और उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। प्लानिंग के अंदर प्लान करने के भी चार तरीके, चार पड़ाव रखे जाएंगे। पहला रूट, मंजिल क्या है ये सोचा जाएगा, वहां तक पहुंचे कैसे, एक स्टेप वाइज गाइड, स्टेप वाइज मतलब स्टेप, सीढ़ी पर सीढ़ी, स्टेप वाइज। टाइम एंड कॉस्ट, टाइम एंड कॉस्ट प्लस, वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा और कितनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, प्लान के उसके अंदर। और डिसिप्लिनेरियन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं जो फॉलो करने हैं, ये सब करते हुए। एग्जीक्यूशन के अंदर गैंग बॉस ये ध्यान रखेगा कि सारी चीजें प्रॉपरली वर्क करें, अपनी जगह पर हूं, और जैसा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ने कहा है वैसे ही वो चले। स्पीड बॉक्स के अंदर मैनेज करता है सारे कामों को सही ढंग से होता रहे, बस लगातार वो प्रोग्रेस होती रहे, रुके नहीं काम। रिपेयर बॉस कोई मशीन खराब हो गई उसको ठीक करेगा। इंस्पेक्टर सब पे नजर बना के रखेगा। ठीक है, इसको सुपरवाइजर भी कहते हैं। ठीक है, आप समझो। अगेन गैंग बॉस क्या करेगा, सारे लोग मशीन हर ऑर्गेनाइज करके रखेगा ताकि काम होता रहे इंस्ट्रक्शन कार्ड के अनुसार। स्पीड बॉस उस पर नजर रखेगा, सारे काम होते रहेंगे। रिपेयर बॉस कोई मशीन खराब हो गई तो उसको ठीक करेगा, और इंस्पेक्टर उस पर इंस्पेक्ट करेगा। बस इतना ही फंक्शन फॉर्मेनशिप। आप दोबारा देखते हैं, फंक्शन फॉर्मेनशिप सिर्फ इतना है, फंक्शन के अनुसार फॉर्मेट कर दो, उस पर लोग लगा दो। अब देखते हैं प्लानिंग इंचार्जेस, रूट क्लर्क। रूट क्लर्क में हम एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ रूट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वो चीज हम हासिल कैसे करें, मंजिल क्या रहने वाली है, वो रूट क्या रहने वाला है, उसको हम डिफाइन करके। इंस्ट्रक्शन के अंदर डिटेल इंस्ट्रक्शन यानी स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस होंगे फॉलो करने के लिए वर्कर्स के लिए। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट, कितना समय लगने वाला है और कितना खर्चा आएगा, एंड खर्चा, खर्चा कितना आएगा ये डिफाइन करेंगे। और डिसिप्लिनेरियन इंश्योर करेगा डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स अमंग वर्कर। ये सिर्फ रूल्स बनाए जाएंगे, यहाँ पर अभी सोचा जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ सोचा ही जाएगा, याद रखना। एग्जीक्यूट नहीं होगा, एग्जीक्यूटिव यहाँ होगा। गैंग बॉस करेगा सारी मशीन्स और टूल्स को ऑपरेशन के लिए तैयार रखेगा। स्पीड बॉस सारे कामों को कहेगा कि हाँ ये हो रहा है कि नहीं, ये मेंटेन करके रखेगा टाइम के अनुसार। रिपेयर बॉस इंश्योर करेगा सारी मशीन और टूल प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रहे, खराब ना हो जाए। इंस्पेक्टर चेक करता रहेगा क्वालिटी ऑफ काम सही हो रहा है कि नहीं, बस। अब स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन दूसरी टेक्निक है प्रोडक्शन की। कहता है कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है स्टैंडर्ड, ये प्रोसेस है स्ट्रिक्ट बेंचमार्क लाओ, स्टैंडर्ड्स लाओ फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी टू मैक्सिमाइज आउटपुट। मैं तुमको बहुत इजी बताता हूँ, बहुत easy। तुम बना रहे हो सौंदर्य साबुन निर्मा, ठीक है, तुम इसके बहुत सारे और भी चीजें निकाल देते हो, जैसे कि छोटे बच्चों का साबुन, बड़ों का साबुन, हैंड वॉश, और सर्फ भी निकाल देंगे। ठीक है, ठीक है, आप समझो। अब क्या है, मैं इनकी क्वालिटी भी मेंटेन रखूं, अपने स्टैंडर्ड थोड़े ऊपर करूं, ताकि आउटपुट अच्छा हो मेरा। आउटपुट अच्छा होगा तो डिमांड अच्छी होगी। अगला सिंप्लीफिकेशन भी इसी एग्जांपल से करवाता हूं। सिंप्लीफिकेशन कहता है रिमूव कर दो अननेसेसरी साइजेस और वेराइटीज एंड डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट टू सेव द कॉस्ट ऑफ लेबर, टूल्स एंड मशीन। ये कहता है रिमूव कर दो सारे अन, जैसे कि जैसे छोटे वाला साबुन मुझे पता है मेरी कंपनी से नहीं बिक रहा, वहां पर दूसरी कंपनी मार्केट शेयर लेके बैठेगी तो मेरा नहीं बिकेगा, तो वो मैं हटा दूं, मैं उसको फालतू में ना बेचूं।
रिमूव कर दो अनवांटेड साइज एंड शेप, मैं उसको हटा दूं, जो बिक रहा है बड़ों का हैंड वॉश और सब यही बेचूं, बस सिंप्लीफिकेशन यही है। स्टैंडर्डाइजेशन, सारों को स्टैंडर्ड्स तय करूं अपने सारे प्रोडक्ट के अंदर ऐसे, ताकि आउटपुट मेरा बढ़े, उसके अंदर स्पेसिफिकेशन लाऊं। तो बच्चों मेथड स्टडी यही था कि बेस्ट तरीका ढूंढो किसी काम को करने का, किसी जॉब को करने का, ताकि उसमें इफिशियंसी और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सके। और मोशन स्टडी कहता है वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिमूव कर दो। इसके लिए मैं तुमको बहुत ब्रिलियंट सा एग्जांपल देने वाला हूँ, ये रहा बच्चों, मेथड स्टडी का एग्जांपल ये रहा। मेरे पास एक खेत है, ठीक है, एक खेत है, एक नहीं दो ले लो, ठीक है, दो खेत है। अब मेरा क्या काम है वहां पे, जैसे कि मेरे को ना उसको अब इसको तैयार करना है सीजन के लिए, इसमें मेरे को ना वो बुआई करनी है, ठीक है। अब मैं इसके लिए क्या यूज करूं, मैं यहाँ पर लोग यूज कर सकता हूँ एक आदमी, और यहाँ पर मैं प्रॉपर ट्रैक्टर यूज कर सकता हूँ, ठीक है, सिर्फ ट्रैक्टर यूज करूंगा। तो बेस्ट मेथड कौन सा है जिसमें मेरी यूटिलाइजेशन का अच्छे से यूज हो सके। मैं पैसे इसको भी दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक आदमी को वहां देता हूँ 500 रुपए, और यहाँ पर मैं मान लो मैं 1500 का यहाँ पर इसमें डीजल भरा दूंगा, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कोई ये मेरे को कंफर्म नहीं है, 1500 का डीजल भरवा दे रहा हूँ। अब एक आदमी को अगर मैं देता हूँ तो ये बुआई करेगा 3 दिन में, तो मैं एक दिन में करने के लिए यहाँ पर 3 बंदों को रख लेता हूँ, 3 बंदों को, वो लेते हैं 1500 रुपए, ठीक है। आप कितना लेते हैं, 1500 रुपए ले रहे हैं 3 बंदे, और वो काम हो जा रहा है अभी एक दिन के अंदर। सेम ट्रैक्टर कर देगा 3 घंटे के अंदर 1500 रुपए में। तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, ये वाला। तो वही बेस्ट मेथड चूज करना, ये है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कहता है कि बेस्ट मेथड चूज करो किसी काम को करने का। नेक्स्ट, मोस्ट स्टडीज का तुमको एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इधर ये रहा मोस्ट स्टडीज का। ये मान लो ये रहा एक प्रोडक्शन साइकिल है, ठीक है, इसमें से आ रही है एक कन्वेयर बेल्ट, एक यहाँ पर मिस्टर ऑपरेटर, इनका नाम है मिस्टर ऑपरेटर, ऑपरेटर, ठीक। इनका काम क्या है, ये जो प्रोडक्ट लगातार आ रहा है ना, कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट पता है सबको, लगातार चलती रहती है, इनको ये उठा के इसको यहाँ पर ऐसे रखना होता है, बस। यहाँ पर दूसरा बंदा लगा है, वो उठा क्या करेगा, स्टैक बना देगा उसका प्रॉपर चीज। दूसरा बंदा उसके लगा है, इनको उससे फिर इनको उठा के यहाँ रखना है। तो ये एक फालतू का मोशन है, मुझे पता है फालतू का आदमी यहाँ पर काम कर रहा है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। जो मिस्टर आदमी जो यहाँ से उठा के स्टैक कर रहा है, वो यहीं से उठा के स्टैक नहीं कर लेगा, बस मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दूंगा। तो ये फालतू का जो मोशन है, इसको हटा देना, बस यही है मेथड और मोशन स्टडी का अंतर, बहुत लोग नहीं समझ। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम स्टडी, उसके बाद फटीग स्टडी। टाइम स्टडी कहता है डिटरमाइन करो स्टैंडर्ड टाइम, कितना समय लग रहा है किसी काम को करने का, किसी काम को करने में कितना समय लग रहा है उसको डिफाइन करो, और उतना ही टाइम अलॉट करो उस काम को करने के लिए, जिसको बच्चों सिंपल एग्जांपल तो बताता हूं, इसको डेडलाइन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारी कंपनीज के अंदर डेडलाइन होती है कि आज के दिन हम 500 कुर्सियां बना लेंगे, एक दिन में 500 कुर्सी, वो है डेडलाइन। क्या है वो, डेडलाइन, ठीक। कि डिटरमाइन करो बेस्ट तरीका या फिर बेस्ट समय, कितना समय लग रहा है उसको काम करने का। जैसे मुझे पता है मैं 500 कुर्सियां एक दिन में बड़े आराम से बना सकता हूँ, तो वही मैंने डेडलाइन रख दी, बस इसे कहते हैं टाइम स्टडी। किसी को काम करने का सही तरीका ढूंढो, और मेथड हो गया। उसमें से कोई फालतू की एक्टिविटी हो रही उसको हटा दो, हो गया। उसमें जितना समय लग रहा है उसके अनुसार एक डेडलाइन बना दो, हो। नेक्स्ट इज फटीग स्टडी। फटीग स्टडी ये कहती है कि डिटरमाइन करो कि एक आदमी को कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी बार ब्रेक लेने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, कितनी बार ब्रेक लेना पड़ेगा और कितने समय तक। अब मुझे इसको ऐसे डिजाइन करना है कि ब्रेक भी कम हो जाए, और मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, और उसका टाइम भी कम हो जाए। तो मैं कितनी देर पे रखूं, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 मिनट का ब्रेक दे देता हूं, लेकिन मुझे 5 मिनट का ब्रेक हर 30 मिनट बाद देना पड़ता है, ठीक है। अब वही मैं इकट्ठे 40 मिनट का ब्रेक देता हूं 3 घंटे काम करने के बाद। रुको, तीन नहीं, क्योंकि लंबा जाता हो तो 7 और घंटे में देते हैं 40 मिनट, 7 घंटे के बाद में 40 मिनट दे रहा हूं, तो बेस्ट कौन सा है, सब बच्चे जानते हैं, ये वाला है, ये वाला है, ठीक है। लेकिन मैं चल 14 14 बाय 5 5, ज्यादा है। तो 40 मिनट इज मस्ट गुड, है ना, कि मैं इतना ब्रेक दे दूंगा 7 घंटे में, इसको मैं नाम दे दूंगा लंच के नाम से, ठीक है। और बीच में टॉयलेट का ब्रेक अलग से दे दूंगा। तो मैं डिफाइन करूंगा, या तो मैं 5 मिनट हर 30 घंटे में दे दूं, या फिर मैं 40 मिनट हर 7 घंटे में दे दूं, ठीक है, ऐसा करके। ये प्रोडक्शन, याद रखना, ये प्रोडक्शन लेवल की बात हो रही है, अब अंतर है अभी। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशियल पीस ऑफ वेजेस सिस्टम। ये कहता है
कि जो आदमी जितना काम करे, जो आदमी, ये है अनमोल, ये है नैतिक। ठीक है, मान लो अनमोल यहाँ मेरे यहाँ प्रोडक्ट कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, ये कंप्लीट कर लेते हैं। ये बनाते हैं 500 पीस एक दिन में। ठीक है, और एवरेज मैंने डेडलाइन दे रखी है 300 की। मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो मैं 30 की दे रखी है, ये 200 एक्स्ट्रा बना के दे रहे हैं, और ये नैतिक है, ये 300 बना के देते हैं। ठीक है, इनको जो डेडलाइन दी गई, ये आदमी कहता है कि मैं अपने आप से चलूंगा, जो मुझे बोला गया उतना ही करूंगा। लेकिन अनमोल कहते हैं कि नहीं, ये बिजनेस मुझे मेरे पेट पे लात नहीं मारता, तो मैं भी इसके लिए कुछ, इन्होंने 200 पीस एक्स्ट्रा बना दिया। तो वही बता रहा है, जब इन्होंने 200 पीस एक्स्ट्रा बनाया है ना, तो मैं इसका एक्स्ट्रा पेमेंट करूंगा इनको। ठीक है, डिफरेंशियल पीस, मतलब अलग अलग कर दो वेजेस सिस्टम को, सबको अलग अलग पैसा दो, जो जितना काम के अनुसार पैसा दो, जो अच्छा काम करे उसको उतना अच्छा पैसा दे दो। बस यही बात की जा रही है डिफरेंशियल पेज सिस्टम। ये रहा, ये एग्जांपल है, पढ़ लेना। ठीक है, मेंटल रिवोल्यूशन। आप देखो, मेंटल रिवोल्यूशन क्या है? कंप्लीट, क्या है? एक कंप्लीट शिफ्ट है, किसका? एटीट्यूड का। किसके एटीट्यूड का? मैनेजमेंट और वर्कर के दोनों के एटीट्यूड का चेंज है। किसकी तरफ? हार्मनी की तरफ। याद रखना, फ्रॉम कंपटीशन, मतलब एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करना, हमको आपस में कंपटीशन नहीं करना, हमको आपस में कोलैबोरेट करना है, एक साथ काम करके हमको दूसरों से कंपटीशन करना है, दूसरों की कंपनी से कंपटीशन करना है, हमको बहुत आगे निकल जाना है। बस यही हो रहा है इसमें। मस्ट क्रिएट अ प्लीजेंट वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, ताकि वहां पर अच्छे से काम हो सके। याद रखना, यहाँ पर कंप्लीट चेंज होना चाहिए एटीट्यूड के अंदर। ठीक है, कहाँ गया एटीट्यूड? ये एटीट्यूड, ये लिख के आना, प्रॉपर रट्टा मार लेना, यही लिख के आना। वर्कर को लॉयल होना चाहिए, फाइट नहीं करनी चाहिए प्रॉफिट के लिए कि मुझे और वेजेस दो वरना मैं कंपनी छोड़ूंगा। अगर तुम्हारी कंपनी नहीं है उस हालत में, तो तुम्हें भी समझना चाहिए। ठीक है, और इंक्रीजिंग साइज ऑफ प्रॉफिट, और उनको दोनों को सिर्फ प्रॉफिट नहीं इंक्रीज करना चाहिए, एक दूसरे के बारे में सोचना भी चाहिए। बस यही मैं रेवोल्यूशन कह रहा हूँ। अगला आते हैं फ्योल के प्रिंसिपल्स। तो बच्चों, फ्योल के प्रिंसिपल याद करने का बेस्ट तरीका बताऊं? 14 के प्रिंसिपल, ये मैंने ना किसी की वीडियोस के कमेंट में देखा था मैंने। उसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है डैड। ठीक है, डैड, यू सी आई, सर मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। नहीं बढ़ा, चलो, आई सी, डैड यू सी आई क्रॉस, सी आर ओ एस एस। अब समझो इसको मतलब क्या है, ये तुमको याद हो जाएगा। अभी से 14 प्रिंसिपल जुड़ जाएंगे। डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, पहला। ठीक है, ऐसे ऐसे है, तो डैड यू सी आई क्रॉस, अब इसके वर्ड के अकॉर्डिंग तुम याद कर लो। तो डी यानी डैड का डी कहता है डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये 14 प्रिंसिपल कहते हैं कि काम को बांट दो, डिवाइड कर दो, काम को बांट दो, डिवाइड कर दो। एंटायर वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल। अब पूरा जो काम है ना, उसको छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए। उनको हम नाम देंगे जॉब, एक छोटे छोटे टास्क में। और हर टास्क में हम असाइन करेंगे एक स्पेशलिस्ट, जो उस काम को और अच्छे से कर सके, जिससे हाई स्पेशलाइजेशन होगी, इफिशियंसी बहुत अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और मैसिव रिडक्शन इन वेस्टेज, वेस्टेज में कमी आएगी। अभी एक पूरा काम है, एक मैंने एक बंदे को दे दिया काम कि अब तुम पूरा मैनेजमेंट संभालो, पूरा मैनेजमेंट तुम करो, सारे लोगों को देखो, तो वो नहीं कर पाएगा। बहुत सारी वो गलत डिसीजन लेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें वो नहीं समझ सकता। पर मैंने अलग अलग मैनेजर बना दिए, तुम एचआर मैनेजर हो गए, तुम प्रोडक्शन मैनेजर हो गए, ऐसे करके बना दिए। अब वो सिर्फ अपनी टीम मैनेज करते हैं, तो काफी अच्छा काम हो गया, और काफी इजी भी हो गया, और वो कर भी सकते हैं उसको। नेक्स्ट आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, अब डी हो गया, डी हो गया डिवीजन ऑफ वर्क। ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है किसी काम करवाने की पावर, किसी से काम करवाने की पावर। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है उस काम को करने का ऑब्लिगेशन, तो मुझे करना ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
अथॉरिटी मीन्स मैं उसको करवा सकता हूँ। तो किसी के पास सिर्फ अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, वरना उसके अंदर एरोगेंस आएगा और वो अपने नीचे वाले को दबाएगा। कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए, वरना वो बोझ के तले निपट जाएगा। तो दोनों होना चाहिए, एक वर्कर को दोनों चीज अथॉरिटी भी देनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो काम भी करेगा और दूसरों से काम करवाने की थोड़ी पावर भी रहेगी उसके अंदर, कुछ जवाब देने की पावर। ठीक है, यही बात कहता है दोनों होने चाहिए, मस्ट गो हैंड इन हैंड, दोनों को हाथों में बांटना चाहिए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव को हेल्पलेस बना देती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी, वो नहीं कर पाया, अब वो सुनेगा, इससे अच्छा को अथॉरिटी, ताकि वो बोल सके कि हाँ मेरी वजह, मेरी गलती नहीं थी, मैं किसी में फंस गया था। नेक्स्ट, अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक एरोगेंट लीड टू मिसयूज ऑफ पावर, वो पावर को मिसयूज कर सकता है अगर उसके पास सिर्फ अथॉरिटी हो। नेक्स्ट इज अगेन डी, डी हो गया डिवीजन ऑफ वर्क, ए हो गया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड अगला डी आएगा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कहता है वही जो समझ गया, वही है कि ऑब्सोल्यूट ओबीडियंस होना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए अथॉरिटी की, और स्ट्रिक्ट एडहेरेंस एंड रूल्स रेगुलेशन ऑफ द एंटरप्राइज, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए जो एंटरप्राइज ने बना रखे हैं, जो ऑबिडियंस रहना चाहिए, ऑबिडेंट रहना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। किसी ने 5 लाख सैलरी दे दी तो वहां नहीं जाना चाहिए, एज अ ये वर्क कल्चर है जापान का मोस्टली, यहाँ का नहीं। तो ठीक है, समझ गए मेरी बात। एब्सोल्यूट ऑबिडियंस रहना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने से ऊपर की, स्ट्रिक्ट एडहेर होना चाहिए रूल्स और रेगुलेशन, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन मुझे फॉलो करना है, मैं उसको हटा नहीं सकता। नेक्स्ट इज यू, यू इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है, अब देखो यूनिटी मतलब होता है एकता, इसको मैं नीचे पढ़ाता हूँ। यूनिटी मीन्स होता है एकता, कमांड होता है निर्देश। ठीक है, मतलब निर्देशों की एकता। इसका मतलब क्या है कि किसी भी काम, मतलब बहुत सारे लोग कमांड नहीं देंगे, सिर्फ एक ही बंदा कमांड देगा। इसका सिंपल मतलब, फॉर एग्जाम्पल तो कोई एग्जाम्पल कर रहा हूँ, इस कंपनी में 4 सीईओ हैं, ठीक है, 4 सीईओ है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इन्होंने कहा मुझे पान खाना है, चारों को पान खाना है, ये कह रहे हैं मुझे तुम ले आओ कानपुर का, ये कह रहे हैं मुझे ले आओ लखनऊ का, ये कह रहे हैं मुझे ले आओ बरेली का, ये कह रहे हैं मुझे ले आओ कच्छ का। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ले मत लेना यार, मुझे नहीं पता कैसे लिखता है, बट एग्जाम्पल, ठीक है। तो इन लोगों ने ऑर्डर किसको दिया, एक ही सबॉर्डिनेट को, बेचारा ये फंस गया, ये करे तो क्या करे, मुंह लटका के बैठ गया। ठीक है, अब ये बेचारा जाएगा सारे काम करेगा, चारों लेके आएगा, अब वो चारों में लाने में पेट्रोल ये सब, मतलब बहुत एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी, रोकड़ा एक्स्ट्रा लगेगा। अगर उससे कोई गलती हो गई तो उससे, और देखो यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, पान वो ला रहा है, भले अलग अलग किस्म ला रहा है लेकिन पान ही ला रहा है, डुप्लीकेशन वर्क भी हो रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी हो रहा है। अब मान लो उल्टा होता, यहाँ पर सिर्फ एक होता, ठीक है, एक बंदा होता, अब ये कह रहा है मुझे पान खाना है, लखनऊ से ले आओ, एक ही ऑर्डर मिला, एक ही कमांड मिला, और हम चारों, बाकी तीनों भी यही खाएंगे। ठीक है, अब जाएगा एक ही लेके आए, इसमें खर्चा भी कम आएगा और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होगा। यही बता रहा है कमांड, कमांड जो यानी निर्देश है वो सिर्फ एक होना चाहिए। रिसीव, जो इंडिविजुअल यानी आदमी एम्प्लॉय है वो सिर्फ रिसीव करेगा ऑर्डर। अकाउंटेबल टू ओनली, ऑर्डर लेगा एक से, और अकाउंटेबल उसकी जवाबदेही भी सिर्फ वो एक ही रखेगा, सबको जवाबदेही नहीं देगा कि मेरे से गलती क्यों। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉस कहता है कि एक्सेप्ट ओनली कैश एंड अ बॉस बी, एक बॉस है जो कहता है कैश लो और एक बॉस कहता है कि क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्ट कर लो, तो इससे एम्प्लॉय लेफ्ट कंफ्यूज, सिर्फ कंफ्यूज रहेगा यार, मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। ठीक है, अगर कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, अगेन एकता, दिशा की एकता, मतलब सिर्फ एक ही दिशा होनी चाहिए, एक ही दिशा होनी चाहिए, एक ही दिशा होनी चाहिए, सिर्फ एक ही दिशा। ऑल यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव टुवर्ड द एग्जैक्ट सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, देयर शुड बी वन हैंड एंड वन प्लान। ये वाला याद कर लेना, स्पेसिफिक कीवर्ड है, वन हैंड एंड वन प्लान फॉर any group of activities having the same objective, the ensures, this ensures total unity of action। इसका मतलब क्या है कि दिशा एक ही होनी चाहिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितने भी टीम, जितने भी ग्रुप काम कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही दिशा की तरफ काम करेंगे। वो दिशा क्या हो सकती है, वो दिशा हो सकती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन, वो दिशा हो सकती है गोल ओरिएंटेड, कुछ भी दिशा हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकती है सर्विस, और एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकती है प्रॉफिट मेकिंग, है ना। दिशा जो भी है सिर्फ एक ही दिशा रहेगी, दिशा एक ही रहेगी, अनेक नहीं होंगी, ताकि काम हो सिर्फ एक ही के प्रति हो, बाकियों के प्रति नहीं। अगला कहता है, देखो डैड यू हो गया, हम कितना कर चुके हैं, हम कर चुके हैं
डैड कर चुके, यू कर चुके, अब करेंगे सी। एज फॉर सबऑर्डिनेशन, अब देखो, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये कहता है जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट मतलब जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट है उसको ऊपर रखा जाएगा, तुम्हारी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नीचे रखा जाएगा। इसका मतलब ये होता है ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट, जैसे तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है कि वो कमाए बहुत ज्यादा प्रॉफिट, बट तुम्हारा है कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, तो सैलरी को पहले तुम साइड करोगे, तुम पहले बढ़ोगे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट की तरफ, जो ऑर्गेनाइजेशन कहेगी वो तुम करोगे। यही बताया जा रहा है कि सबऑर्डिनेट ऑफ, सबऑर्डिनेट किया जाएगा इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नीचे रखा जाएगा जनरल इंटरेस्ट के नीचे। जनरल इंटरेस्ट जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सी, अब दो ई बच गए। अब ई से कर लो तुम एचपी कॉस्ट और इक्विटी। इक्विटी और एचपी कॉस्ट इसमें नहीं है, यहाँ होगा। देखो इक्विटी, इक्विटी कहता है कि वर्किंग एनवायरनमेंट जितनी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन है सबसे अलग होना चाहिए, बस। टू बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, इसका एग्जांपल देता हूं, ये है, ये है, ये है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ए, ये ऑर्गेनाइजेशन बी, ठीक है, ये सीधा हो नहीं रहा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ए एंड ऑर्गेनाइजेशन बी। ऑर्गेनाइजेशन ए कहती है मैं सिर्फ इंडियंस को नौकरी दूंगा, या फिर मैं सिर्फ हम्म, गोरे लोगों को नौकरी दूंगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये इक्विटी वाला प्रिंसिपल हट जा रहा है। यहाँ पर सबको इक्वल समझना चाहिए, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबको नौकरी देनी चाहिए, बस वही बात की जा रही है। और ये कहता है मैं सबको ले लूंगा, बस यही यही कह रहे हैं कि सबको होना चाहिए वहां पर। कास्ट, सेक्स और इन सबसे रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, नेशनलिटी के प्रति कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ मदभाव होना चाहिए ऑर्गेनाइज, कि तुम काम अच्छा कर रहे हो तभी आओ, बस ये होना चाहिए, ठीक है। इक्विटी हो गया, देखो यहाँ पर भी है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसके बेस पे, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, सेक्स, नेशनलिटी, इन सब के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये कहता है कि जस्टिस और फेयर के तरीके सबको अंदर ले लो, जो काम करने लायक है उसको ले लो, बस। किसी को भी, वर्कर को भी अनड्यूली फेवर्ड, मतलब ये गोरा है, ये ब्राह्मण है इसको ऊपर करो, ये नहीं होना चाहिए। ये काला है इसको सजा दे दो, ये इंडियन नहीं है इसको सजा दे दो, तो ये नहीं होना चाहिए। अगला आता है एक्सप्लिट द कॉर्प्स। हाँ, हमने क्या कर लिया, हमने डेड कर लिया, यू कर लिया, एस भी कर लिया, ई भी कर लिया, अब एक और ई बचा, ये कहता है एक्सप्लिट द कॉर्प्स। कॉर्प्स मतलब ये एक लैटिन शायद फ्रेज है, मुझे नहीं पता, देखो मैं बता दूंगा, लैटिन फ्रेज ही है। मैनेजमेंट एग्रेसिवली फोर्स टीम स्प्लिट, ये सिंपल, देखो एक्सप्लिट मोटा मोटा बता, सारी स्प्लिट को सेम समझो, बस। सारी स्प्लिट्स के बीच, सारी स्पिरिट जो यानी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके बीच में हार्मनी बना के रखना, हार्मनी बना, प्यार मोहब्बत बना के रखना, लड़ाई झगड़ा ना हो। देखो डीप हार्मनी, यूनिटी होनी चाहिए अमंग ऑल एम्प्लॉइज के बीच में, और एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू इंश्योर स्ट्रॉन्ग ग्रुप कोहेजन। सारे जो ग्रुप काम कर रहे हैं उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना चाहिए कि हाँ हम इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति रिलेट करते हैं एक दूसरे से, इसीलिए हम एक दूसरे का मदभाव, एक दूसरे से बुराइयां नहीं करेंगे, लड़ाइयां नहीं करेंगे, बस ये कहता है। तो हमने डैड भी कर लिया, यू भी कर लिया, सी भी कर लिया। डैड यू सी हो गया। अब डैड यू सी, पापा ने देखा आई, आई फॉर इनिशिएटिव ये रहा। इनिशिएटिव कहता है वर्कर्स शुड बी हाईली, मतलब इनिशिएट, इनिशिएट करना किसको, वर्कर्स को, कि तुम उनको इंकरेज करना, मोटिवेट करना, किस लिए, ताकि डेवलप करें, इंप्लीमेंट करें इंपॉर्टेंट प्लान। इनिशिएटिव मींस टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद द हेल्प ऑफ सेल्फ मोटिवेशन टू फॉर्मुलेट एंड कैरी आउट स्ट्रेटेजी। इनिशिएटिव को मतलब इनिशिएट करना, मोटिवेट करना एम्प्लॉइज को ताकि वो काम कर सके, फॉर्मुलेट मतलब पहला स्टेप हम ले सके अपने ऊपर मोटिवेट होके, बस यही है इनिशिएटिव, ठीक है। जा मतलब इस, और एक और बात देता हूँ, यहाँ पर तुम लिख के ये भी आ सकते हो कि एम्प्लॉइज जो कह रहे हैं उनकी सुनना, ठीक है, यहाँ पर ये भी तुम कर देते हो। आई भी हो गया। नेक्स्ट इज सी, क्रॉस का सी, जिस पर आर ओल्ड वाले सी से हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ले चलता हूँ, ये रहा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है सारी पावर को कंसंट्रेट कर देना सिर्फ कुछ लोग के हाथों में, यानी टॉप लेवल के हाथों में, सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में पावर देना पूरी ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन कहता है सारी पावर को बांट देना सबके पास, सबके पास इक्वली इक्वली। तो ये प्रिंसिपल इतना ही कहता है कि सारी पावर
को बैलेंस करके चलना। कंपनी कभी भी सेंट्रलाइज नहीं हो सकती और ना ही कभी भी पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज हो सकती है। या तो वो थोड़ी सी सेंट्रलाइज, थोड़ी सी डिसेंट्रलाइज हो। मतलब हाँ, सेंट्रलाइज तुमने टॉप के लोगों के हाथ में पावर दे दी, ठीक है, टॉप के लेवल के हाथ में पावर दे दी, लेकिन टॉप में भी तुमने बहुत सारे लोग ले लिए, जैसे कि शेयर होल्डर्स, ओनर्स, बोर्ड मेंबर्स, सीईओ, इतने सारे लोग ले लिए, तो ये भी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। कंपनी पूरी तरीके से सेंट्रलाइजेशन नहीं हो सकती, सेंट्रलाइज्ड नहीं हो सकती, सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में पावर नहीं होगी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सबके पास इक्वल पावर नहीं होगी। यहाँ पर पावर इक्वली इक्वली थोड़ी सी बांटी जाएगी, थोड़ी सी रखी जाएगी, सज होगी, ठीक है। सी भी हो गया, बचा हमारे पास आर। आर मीन्स रेमनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब जो आदमी पेड करो, एम्प्लॉयज को पे करो फेयरली, वो जितना काम कर रहा है उसके अनुसार। और इंश्योर करो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि वो आज की दुनिया में स्टैंडर्डली लीव कर सके। मतलब इतना ही पैसा मत दो कि तुमको पता है उसके खर्चे बहुत हैं। और फॉर एग्जाम्पल, हमको पता है इस महीने इस दुनिया में 20,000 रुपए कहीं नहीं तो कहीं नहीं किसी सिर्फ खर्चे ही खर्चे, आदमी अगर कुछ भी ना करे, मिनिमल मिनिमल एकदम नीचे तरीके से रहे तो उसके 20,000 के खर्चे हैं महीने के। अब मेरी बात सुन, जब उसके 20,000 के एकदम नीचे गिरे हुए अगर उसके खर्चा 20,000 आ रहा है और मैं उसको 18,000 सैलरी दे रहा हूँ, क्या उसका काम बनेगा? नहीं बनेगा। तो मुझे ये लेके चलना होगा कि उसका स्टेबिलिटी, उसकी वो अगला है, मतलब वो काम कर ले, उसको उसका रीजनेबल स्टैंडर्ड बन के चले कि हाँ मैं 22,000 दे दिया, नहीं ज्यादा 30,000 दे दिया, 10,000 एक्स्ट्रा दे दिया, है ना, तो उसका भी थोड़ा प्रॉफिट होता रहे, उसको भी काम करता रहे, इससे वो छोड़ के नहीं जाता, ठीक है। आर भी हो गया, हमारे पास बचा ऑर्डर, स्केलर चेन एंड स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन। ऑर्डर, ओ मीन्स ऑर्डर, ये रहा नीचे है, ये रहा ऑर्डर। ये प्रिंसिपल कहता है कि सारी प्लेस ऑफ एवरीथिंग, मटेरियल हो चाहे इंसान हो, सभी लोग का ऑर्डर डिफाइंड रहेगा। कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम कभी कंपनी देखे होगे तो ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं। ये ऊपर से ड्रोन व्यू दिखा रहा हूँ, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक कमरा है, कमरे के यहाँ लोग काम कर रहे हैं, तो जो मैं ड्राइंग बनाया हूँ ये यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हूँ ऊपर से, ठीक है। ये ऐसे सेक्शंस बने होते हैं, बीच में एक ऐसा रास्ता होता है, यहाँ से लोग जाते हैं, सेक्शन बन रखे हैं, यहाँ पर डिपार्टमेंट बन रखे होते हैं। तो वो कहता है कि सारी चीजें अपनी जगह ही पड़ी रहेंगी, ये है किसी का डिपार्टमेंट, ये है किसी का डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट बने रहेंगे। ये नहीं कि आज ये वाला यहाँ पहुंच गया ना, ये प्रॉपरली डेफिनेट, मतलब ऑलरेडी डेजिग्नेटेड प्लेस होती है, मतलब पहले से डेजिग्नेट कर रखी है, पहले से ही बता रखा है, ताकि कोई बंदा आए, वो बैठे और तुरंत काम करे, वो ये ना देखे कि आज मेरी जगह कहाँ अपॉइंट की गई है। सारी मशीन, सारा कुछ अपनी जगह पे रहेगा। इसमें कुछ बचा, स्केलर चेन। स्केलर चेन का मैं तुमको यहाँ समझाता हूँ। देखो स्केलर चेन कुछ ऐसी दिखती है। स्केलर चेन में मीन्स होता है टॉप टू लोअर की एक चेन, कम्युनिकेशन की, बस। ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन चेन होती है। ये बताती है कि एक बंदा कैसे बात कर सकता है। नीचे सबॉर्डिनेट है, ये ए, बी, सी, डी, ई, कि सी वाला अगर ए से बात करनी है तो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता टॉप लेवल को, उसको पहले बी को बताना होगा और बी जाके ए को बताएगा, ठीक है। और ये दूसरे डिपार्टमेंट का भी, ऐसे डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, तो ऐसे कितनी भी लाइन हो सकती है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट्स, ये प्लानिंग, ये प्रोडक्शन, ऐसी सब जो भी यहाँ पर, तो ई को अगर ए से बात करनी है, ये जाएगा डी के पास, डी पहुंचाएगा इसकी बात। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इमरजेंसी हो गई है, कोई इमरजेंसी हो गई, जैसे पता लगा सी को कि बम ब्लास्ट होने वाला है, ठीक है, बम ब्लास्ट होने वाला है, उसको पता है बी थोड़ा सा एफर्ट, मतलब या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बम ब्लास्ट होने वाला है, तो ये क्या करेगा इमरजेंसी में, अभी इसको बताएगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो ये क्या करेगा, जल्दी से जाएगा, कहेगा, ये सोचेंगे कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की दिक्कत है। अब बम ब्लास्ट तो चलो बहुत बड़ा हो गया, फॉर एग्जाम्पल आज सप्लायर नहीं आएगा, तो प्लानिंग वाला सोचेगा कि यार ये तो प्रोडक्शन से रिलेटेड दिक्कत है, तो मुझे कोई नहीं, हम लोग बैठ जाते हैं, तो थोड़ा लेट पहुंचाएगा। लेकिन तो अगर सी को ये खबर मिली है तो वो ई को बता देगा, इसको कहेंगे गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक एक और इमेजिनरी लाइन है जिसमें इमरजेंसी के समय में सेम लेवल के सबऑर्डिनेट आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम लेवल का है, ये भी आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं, सेम लेवल के हैं, तो ये कांटेक्ट करेगा ई को, कहेगा भाई आज सप्लायर नहीं आएगा, ऊपर बता दो, तो अब प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई चीज है तो ये जल्दी जल्दी बात फैलेगी, समझे। अब यहाँ से उसको टाइम लग सकता था, बस यही स्केलर चेन। आप थोड़ा देखते हैं, ये रहा स्केलर चेन, ये रहा ये फॉर्मल चेन ऑफ कमांड है और कम्युनिकेशन लिंकिंग, ये कम्युनिकेशन का लिंक है जो लिंक करता है सुपीरियर को सबऑर्डिनेट के साथ, हाईएस्ट रैंक टू लोवेस्ट, ये हाईएस्ट, मैं बता ना, हाईएस्ट ऐसे, हाईएस्ट टू लोअर जाती है ऐसे करके। ये थोड़ा तुमको साफ मिलेगा पीडीएफ, ठीक है, जहां तक ट्राई करूंगा मैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, अक्रॉस ऑल लेवल एंड, ठीक है।
और ये तो पढ़ा ले सुन रहे हैं। हाँ, तो ये चेन का सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट कांटेक्ट करेगी, टॉप टू लोअर आएगी। इन इमरजेंसीज, अब यहाँ बता रखा है इमरजेंसीज के अंदर एम्प्लॉय अगर सेम लेवल पे, सबऑर्डिनेट एट सेम लेवल, कैन कम्युनिकेट, कर सकते हैं डायरेक्टली यूजिंग अ शॉर्टकट, शॉर्टकट का यूज करके उसे कहते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है, ये मैं बता दिया है। अब हमारे पास बचा क्या बचा, हमारे पास ओ भी हो गया, ऑर्डर स्केलर चेन में। अब बचा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल नीचे दे रखा है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मीन होता है टू मेंटेन हाई ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी, एम्प्लॉय टर्नओवर। देखो इसका इतना मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बना के रखना, बस। हाई एफिशिएंसी मतलब होता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करना, बस वही मतलब है कि एम्प्लॉइज छोड़ के ना भागे, वो स्टेबल बना के रखना उनको, लीविंग द कंपनी उनको स्टेबल बना के रखना। मस्ट बी केप्ट एन एब्सोल्यूट मिनिमम, मतलब कि एम्प्लॉय छोड़ के ना भागे। एम्प्लॉय शुड बी केयरफुली सेलेक्टेड, इसीलिए उनको अच्छे से केयरफुली सेलेक्ट करो, और उनको रिटेन करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, तो और उनको सफिशिएंट मतलब ट्रेनिंग की बात की जाए, उनको ट्रेनिंग दो ताकि वो जॉब को अच्छे से कर सके, और उसको डेमोन्स्ट्रेट मतलब रिजल्ट हमको दे सके। ऐसा नहीं है तुम बंदों को बुलाए, वो काम करना, उनको तुमने ट्रेनिंग नहीं दी, उसको काम नहीं आता, अगले दिन उसको फायर कर दिया, इससे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम उनको ट्रेनिंग दो और उनसे काम करवाओ। और इसके अंदर तुम ये भी लिख सकते हो कि उनको उनकी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पे करना, ताकि खुद से जॉब ना छोड़े, ये तुम लिख सकते हो। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। बच्चों चैप्टर यही खत्म होता है, मोटा मोटा इतना ही चैप्टर था। अब इसके अंदर की डिफरेंसेस जो एग्जाम में आते हैं वो कर लेते हैं, चैप्टर बस खत्म ही हो गया। तो पहला की डिफरेंस आता है यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का। अभी पढ़ा यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है। इसका मतलब होता है सबॉर्डिनेट रिसीव करेगा ऑर्डर सिर्फ एक एक बॉस से, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब होता है कि वन हेड एंड वन प्लान, मतलब सिर्फ अगर मैं एक कंपनी हूं, अगर मैं एक वन हेड एक ही कंपनी हूं, मैं अमूल हूं, तो मैं एक ही प्लान फॉलो करूंगी, प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, मैं और कुछ नहीं देखूंगी। ठीक है, चाहे कितने ही ग्रुप हो, कितनी एक्टिविटी हो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सब एक ही ऑब्जेक्टिव को ध्यान में लेके चलेंगी। ठीक है, मीनिंग स्कोप, यूनिटी ऑफ कमांड का स्कोप होता है फंक्शन ऑफ, मतलब ये रिलेट करता है इंडिविजुअल पर्सनल से, हर एक आदमी से, पर्सनल से, पर्सनली। अब कंफ्यूज तो कोई भी हो सकता है, इसलिए पर्सनली हर आदमी पे ये इसका स्कोप मीन्स होता है किसके लिए फायदेमंद है, तो ये फायदेमंद होता है पर्सनल के लिए, और ये पूरे डिपार्टमेंट के लिए, पूरे डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि दिशा पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ही देता है इकट्ठे, और ये दिशा सिर्फ एक को देता है, इसलिए ये इंडिविजुअल और ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन। पर्पस काम क्या है, करना क्या चाहते हो, ये करना चाहता है ताकि, ये क्या करता है, ये कंफ्यूजन नहीं होने देता, रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर फिक्स करता है एम्प्लॉय को। ये क्या करना चाहता है, करना चाहता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो एफर्ट है, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, वो सिर्फ एक ही गोल की तरफ काम करे, अलग अलग नहीं। रिजल्ट क्या मिलते हैं, ये एक सिस्टमैटिक वर्किंग एंड इम्प्रूव्ड इफिशियंसी, मतलब देखो ये कायोटिक कंडीशन नहीं होने देता, ये प्रिवेंट करता है क्योटिक कंडीशन को प्रिवेंट करता है, क्योस नहीं मचने देता, आज ये कंफ्यूज नहीं मचने देता, ये रिजल्ट होता है इसका। इफिशियंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है इसके बाद। इसमें ये कोऑर्डिनेशन को ओवरलैपिंग करने से रोकता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का एक ही दिशा है, प्रॉफिट मेकिंग, एक ही दिशा है, कई मैंने बहुत सारी दिशा तो बताई नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन प्रिवेंट द ओवरलैपिंग, इट रिजल्ट इन। अब देखो कोऑर्डिनेशन मतलब जैसे कोऑर्डिनेट करना होता है, जैसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर, ये रहा डिपार्टमेंट, ये रहा दूसरा डिपार्टमेंट, ये है प्रोडक्शन, ये है सेल्स। ठीक है, प्रोडक्शन ने कहा भाई मेरी 500 की प्रोडक्शन हुई ही नहीं है, तो सेल्स तो हो ही नहीं पाएगी, इसने इसे कोऑर्डिनेट कर दिया, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेट, एक दूसरे की बात सुन के चलना, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पे बोल रहा है ओवरलैपिंग, मतलब छूटेगा नहीं कोई काम, कोई काम छूटेगा नहीं, ओवरलैप यार दुगना नहीं हो जाएगा, दोबारा कोई काम नहीं होगा और दुगना, क्योंकि इनको भी पता है मेरा एक ही प्रॉफिट है, मतलब एक ही काम है, वो है प्रॉफिट मेकिंग, ना कि प्रोडक्शन को 500 आज लेके जाना और ना ही सेल्स आज 500 करना, प्रॉफिट नुकसान ना हो, अगर मैं ज्यादा उस पर जोर डालूंगा तो मशीन खराब हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, तो मेन मेरा प्रॉफिट मेकिंग मैं इस पे ध्यान पे लेके चलूंगा, 500 और 600 सेल्स पे नहीं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन को बताता है कि ओवरलैपिंग, कोई काम छूटे नहीं और कोई काम दोबारा ना हो जाए, क्योंकि हमारा मेन एम एक एम देके बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, लास्ट हमारा आता है हेनरी फ्योल और टेलर के बीच का डिफरेंस। तो पहले नेचर ऑफ रिसर्च, इनकी रिसर्च का नेचर क्या है। पहला, तुमको पता है इन्होंने फंक्शन और जनरल मैनेजमेंट निकाले थे फ्योल ने, इनके, और इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट, इतना पता होगा। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये जो होते हैं फ्योल वाले ना, ये टॉप लेवल के लिए, अभी तुमने खुद पढ़ा होगा, ये सारे डिसीजन से रिलेटेड है टॉप लेवल पे, और ये लोअर लेवल, वहां हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, फंक्शनल फॉर्मेंसी, वहां प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम टॉप लेवल की बात कर रहे हैं।
कोर फोकस, मेन फोकस कहाँ करते हैं, ये इंप्रूव करते हैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन यानी टॉप लेवल को अच्छे से, वो क्या कहते हैं, इंप्रूव करते हैं, पर ये प्रोडक्टिविटी इनको इंक्रीज करते हैं बस। ठीक है। पर्सनल एंड पर्सनैलिटी एंड रिगिडिटी, रिगिडिटी मतलब बताया था रूढ़वादी, और पर्सनैलिटी, इनकी पर्सनैलिटी क्या है, इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है, और ये फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। ठीक है। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, और ये रिगिड होते हैं, इनको बदला नहीं जा सकता साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्योंकि साइंटिफिक है इसलिए इनको बदला नहीं जाएगा। एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी, फ्योस प्रिंसिपल्स आर देखो एप्लीकेबल मतलब कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, ये सिंपल बात है, हम कहाँ यूज कर सकते हैं, बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों पे यूज कर सकते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यूनिवर्सिटी हर जगह, पर ये सिर्फ कहाँ यूज होते हैं, प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट है, जो प्रोडक्शन कर रही है, जो मैन्युफैक्चर कर रखी है, वहीं पर ये यूज हो सकते हैं। ठीक है। चलो बच्चों, इतना तो हो गया, अब मैं तुमसे ना एक केस स्टडी देता हूँ, ये मुझे करके दिखाना, इस चैप्टर से रिलेटेड ही है। केस स्टडीज की ये रहने वाली है, तुमको कौन से देता हूँ इसमें? ठीक है। ठीक है। मिस्टर ए, हु ओन्स who owns business of old tires की कौन सी है, ओल्ड टायर्स रीमैन्युफैक्चरिंग, ओल्ड टायर्स को रीमैन्युफैक्चर करते हैं, ओन करता है एक बिजनेस जो ओल्ड टायर को रीमैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है। रीमैन्युफैक्चर करता है। इन्होंने क्या किया, ही नोटिसेस दैट his are not doing well as he want, so he motivated motivated him to do, and also notices that he is not wholly capable of capable of wholly not capable of managing all business, whole business। ठीक है। So he delegated, या फिर डेलीगेटेड है ना, डेलीगेट मतलब कुछ समय के लिए, गिव्स मतलब वहाँ डेलीगेशन, या फिर वो वर्ड ही ना यूज होगा, तुम बता दो, गिव सम पावर्स टू हिज, अब उसके सबऑर्डिनेट मिडल वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि टॉप लेवल का बंदा है, सबऑर्डिनेट टू टेक डिसीजन। बेस्ड ऑन दिस, क्वेश्चन ये रहा तुम्हारा, बेस्ड ऑन दिस
चलो ठीक है, यहाँ से बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी, इस केस स्टडी के बेस पे आई थिंक इसकी बैटरी खत्म हो गई और पूरा चला गया। अच्छा तुमने वीडियोस में देख लिया ना, मैं तुमको अच्छे बता दूंगा। योर विजन दैट ही फॉलोज विच प्रिंसिपल्स फ्रॉम द चैप्टर। ठीक है, अब वो कौन से हैं? ऑप्शन ए एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स उसने फॉलो किए, या फिर बी हेनरी फ्योल के। उसने दो किए हैं, पहले बताओ, दो यूज किए हैं, ठीक है। अब वो कौन से हैं, एफ डब्ल्यू टेलर के या हेनरी फ्योल के, तुम मुझे बताओगे। और एफ डब्ल्यू टेलर का और नाम भी स्पेसिफिकली नाम बताना कमेंट के अंदर। तो क्वेश्चन मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। मिस्टर जो भी थे, मैं नाम भूल गया उनका, एक मिस्टर ए हैं जो ऑन करते हैं टायर को दोबारा बनाने वाला बिजनेस। जो टायर खराब आते हैं ना, उनको में कुछ काट पीट के उसको नया बना देते हैं। बिल्कुल, उसने नोटिस किया कि उसको जो वर्कर अच्छे से काम नहीं करे, तो उसने उसको मोटिवेट उनको मोटिवेट करने के लिए क्या किया, उसने उनको मोटिवेट किया कि और काम करो, उनकी वेजेस शायद बढ़ा दी, ताकि वो मोटिवेट हो गए और वो काम करने लगे। और उसने ये भी एक चीज नोटिस की, एक और चीज क्या नोटिस की थी यार। हाँ, उसने एक भी चीज नोटिस की कि वो अकेला पूरे बिजनेस को नहीं संभाल सकता, तो उसने थोड़ी सी पावर अपने नीचे वाले लोगों को दे दी ताकि वो डिसीजन ले सके। तो अब तुम बताओ, उन्होंने दो चीज की है, वो कौन से दो प्रिंसिपल उसने यूज कर रखे हैं? उसने एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल यूज किए हैं, और उसने हेनरी फ्योल के। तो इसका आंसर बताऊं? अभी मैं बोला टॉप लेवल पे। टॉप लेवल कहाँ से रिलेट करता है, हमेशा याद रखो, टॉप लेवल के डिसीजन कहाँ से रिलेट करते हैं? हेनरी फ्योल से। तो हाँ, ये हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। कौन कौन से? पहला, उसने मोटिवेट किया है, यानी इनिशिएटिव वाला। उसने एम्प्लॉइज को मोटिवेट किया, भले ही पैसा देके कि तुम काम करो। दूसरा, उसने क्या किया है, पावर को डिसेंट्रलाइज किया, यानी सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन वाला फॉलो किया, ठीक है। दूसरे लोगों को पावर थोड़ी सी बांटी है, ये था उसका आंसर बच्चों। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। अगले संडे नई वीडियो और आ जाएगी। एंजॉय करो चैप्टर 3 शायद। चलो बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।